हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ मैं। मेरा जो यूट्यूब चैनल जो मैंने नाम दिया था एजू इनसाइट करके नाम दिया था। तो एजू इनसाइट करके बहुत सारे चैनल है। जब मैंने अपने चैनल को सर्च किया तो उसमें एजू इनसाइट चैनल मुझे नहीं मिल रहा था। फिर जब मैंने चेक किया प्रॉपरली, क्योंकि जब आप कोई काम करते हो तो आपको थोड़ा-सा तो उसका नॉलेज होना चाहिए। मैं अपनी बात करूँ तो हम लोग थोड़ा-सा टेक्नोलॉजिकली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। समय के साथ ज़रूर हम सीखते जाएँगे टेक्नोलॉजी के बारे में। लेकिन जब मैंने देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो है रूप सिंह 9312। मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको अब मेरी वीडियो चेक करनी है तो आपको यूट्यूब चैनल चेक करना होगा ROOPSINGH 9312। एक बार फिर से आप ना इसको ध्यान रखें। मैंने जब अभी एनालिसिस किया अपने चैनल का, मैंने देखा कि इसमें व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ना तो इसमें कोई सब्सक्राइबर है, तो शेयर तो दूर की बात है। तो ऐसे में जब मैंने एनालिसिस किया उसमें, तो शायद मेरा जो यूट्यूब चैनल है एजू इनसाइट करके था नाम, तो उसमें तो बहुत सारे हैं। तो मैं सीधा सा आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल से जो भी वीडियो इत्यादि अगर सर्च करें तो रूप सिंह 9312 करके मेरा चैनल है। अब मैं यही कहूँगा, रूप सिंह 9312। मेरा जो एकमात्र मकसद है एक क्वालिटी कंटेंट देना है। मैं सच्ची सी बात कहूँ, सबसे मेन मकसद जो मेरा है कि मैं एक क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करवाऊँ। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने यूट्यूब के नाम के बारे में नहीं सोचा। मैंने ये नहीं सोचा कि क्या इसमें कोई मेरे साथ जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। लेकिन मैं बिल्कुल अपने आप में विश्वस्त हूँ कि जब मैं क्वालिटी मटेरियल आपको प्रोड्यूस करूँगा, जब मैं एक अच्छा मटेरियल यूट्यूब के जो प्लेटफॉर्म में रखूँगा, तो डेफ़िनेटली मेरे साथ सभी जुड़ते जाएंगे। मोर प्रोबेबली हिमाचल प्रदेश में जितने कर भी एस्पायरेंट्स हैं एचपी के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो वन डे एग्ज़ाम हो, चाहे वो एचपीपीएससी के, एचपीएस, एनटी या एलाइट, जेईआईटी, मतलब किसी भी तरह के एग्ज़ाम है, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये जो हमारी वीडियो, ये मेरी जो वीडियो हैं वो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। मैं फिर से कह लूँ कि मेरी जो यूट्यूब चैनल का नाम है रूप सिंह 9312। अब मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा आपका, सीधा सा आते हैं। आज एज़ पर एक्सपेक्टेड जो मैंने लास्ट मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 मंथ्स की करंट अफेयर्स मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। इसमें अगर कोई कमी होगी तो प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है कि आप उसमें ज़रूर मुझे कमेंट्स में कहें। और क्योंकि असली मकसद है लाइफ का, हम लोग एक अच्छा मटेरियल प्रोड्यूस करें। गलतियाँ भी हो जाती है तो गलतियाँ मैं स्वीकार करता हूँ। मैं शुरू से कहता हूँ कि मैं गलतियाँ स्वीकार करता हूँ, लेकिन निकट भविष्य में वो गलतियाँ ना हो, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर अब बहुत कम है। पहले अगर मैं बात कहूँ, जिस दौरान हमारी अपॉइंटमेंट हुई है 2011, 12, 13 की बात की जाए, तो जब हम लोग कंपटीशन लेवल की बात कहेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर से रहते थे। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो हम लोग 0.25 से रह रहे हैं। तो ऐसे में अगर जो 0.25 से जो एस्पायरेंट रहेंगे, उनको कितना दुःख होगा अगर मैंने एक भी इन्फॉर्मेशन गलत प्रोड्यूस की होगी। क्यों? क्योंकि आप जब किसी प्लेटफ़ॉर्म में जुड़ जाते हैं, अगर आपको किसी प्लेटफ़ॉर्म में एक बार विश्वास हो जाता है, तो आप ब्लाइंडली उसमें फ़ेथ करते हैं, और होना चाहिए। पर ऐसे में मैं क्या कहूँगा मैं कि जो अगर कोई टारगेट ग्रुप में मेरे साथ ऐसे एस्पायरेंट्स जुड़ते हैं जिन्हें मेरी गलतियों का पता लगे कि शायद ये गलत है, तो प्लीज़ वो ज़रूर इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आज मैं आपके समक्ष आया हूँ हिमाचल प्रदेश के जीके के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, आज भी जीके के बारे में। सो मैं स्टार्ट करूँगा ज्योग्राफी से।
सो ये जो लेक्चर रहेगा ये मेरा बाइलिंगुअल रहेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं एक छोटे से समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोड्यूस करूँ। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल रूप सिंह 9312। फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में हिमाचल प्रदेश सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालय। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। उत्तर में जम्मू कश्मीर है हिमाचल के, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड है, दक्षिण में हरियाणा है और पश्चिम में इसके पंजाब है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कई बार क्वेश्चंस आए हैं। अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो यह 30 डिग्री 22 मिनट से 33 डिग्री 12 मिनट उत्तर में है और देशांतरीय स्थिति हमारी 75 डिग्री 47 मिनट से 79 डिग्री 4 मिनट पूर्व। अगर हम लोग ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जब बात करेंगे, जब मैं ज्योग्राफी हम जो पढ़ेंगे, हम पक्का अभी ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे। मैंने कहा है कि मैं ज्योग्राफी भी डिस्कस करूँगा। जो हमारा जो एक बुक है खुल्लर जी की, वहाँ से मैं ज्योग्राफी को डिस्कस करूँगा। डिस्कस तो मैं उतना ही कर पाऊँगा जितना मुझे नॉलेज है। मैं बार बार कहता हूँ ये बातें कि मैं उतना ही प्रोड्यूस कर पाऊँगा जितना मुझे नॉलेज है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस चीज़ के लिए मैंने कहा है कि मैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में ज़रूर डिस्कस करूँगा। अगर हमारे समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो हिमाचल प्रदेश 350 मीटर से 7000 मीटर तक ऊंचाई में फैला है। हिमाचल को देवभूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला हमारा शिवालिक या बाह्य हिमालय। शिवालिक का अन्य नाम मानक पर्वत भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानक पर्वत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और शिवालिक का जो शाब्दिक अर्थ है वो शिव की जटाएं। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार। ये अपने ध्यान रखना है। इसके लिए जो शिवालिक को मानक पर्वत कहा जाता है और इसका शाब्दिक अर्थ है शिव की जटाएं। अगर ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 350 मीटर से 1500 मीटर तक है। इसमें कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर ये क्षेत्र आते हैं और थोड़ा सा भाग मंडी, सोलन और सिरमौर का भी इसमें शामिल है। और सिरमौर का जो पांवटा साहिब वाला जो पांवटा घाटी हो गया और नाहन का पच्छाद एरिया जो है इसमें आता है। अगर बात की जाए फिर हमारे मध्य हिमालय की, इना हिमालय, इसकी ऊंचाई हमारे 1500 मीटर से 4500 मीटर तक है। इसे धौलाधार श्रृंखला भी कहा जाता है। धौलाधार श्रृंखला को मोलाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। धौलाधार श्रृंखला मोलाक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोलक या मोलाक पर्वत, ये लॉ है ये। मेरे पेन में भी चलता नहीं इस तरह से। आपने समझ लेना कि मोलाक श्रृंखला है, MOLAK, मोलाक पर्वत। अगर इसमें बात की जाए तो इसमें मुख्यतः चंबा और कांगड़ा और कुछ मंडी का क्षेत्र भी है। अगर यह महान हिमालय से उत्तराखंड के बद्रीनाथ से अलग होता है और रामपुर में ये सतलुज को, लारजी में ब्यास और चंबा में रावी नदी जो है, ये तीनों नदियाँ धौलाधार श्रृंखला को काटकर आगे निकलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद अगर बात की जाए पीर पंजाल, पीर पंजाल की अगर बात की जाए तो ये जो है जो सतलुज नदी है हमारी, जो किन्नौर से होकर के आती है, इसके तट पर महान में हिमालय से अलग अलग होते हैं ये पीर पंजाल। और ये जो एक तरफ चिनाब नदी और दूसरी तरफ रावी और ब्यास को विभाजित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बार बार ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शायद इतनी डेप्थ में नाम भी पूछे जाए लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन श्रृंखला कहाँ से निकलती है और कहाँ किस नदी को काटती है। इतना कर हमें भौगोलिक स्थिति के बारे में नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद बात आती है हमारी महान हिमालय की। महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय हमारा, इसकी ऊंचाई 4500 मीटर से ऊपर है और इसकी जो चोटियाँ हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रियो फोरगेल 6816 मीटर। पहले थोड़ा सा विवादित था। पहले शिला चोटी के लिए कहा जाता था कि शिला चोटी सबसे ऊंची है 1725 मीटर, लेकिन अब जब हम ऑफिशियल वेबसाइट में देखते हैं तो रियो फोरगेल जो सबसे ऊंची चोटी है 6816 मीटर। उसके बाद बात आती है हमारे पास जो महान हिमालय है। हिमालय में कुछ एक दर्रे हैं जिसमें से हमारे पास
चीनी दर्रा, छौबी दर्रा, कुगती दर्रा, ये चंबा में है। ये हम उस वक्त पढ़ेंगे जब अभी हमारे दर्रे आएंगे इसी में भौगोलिक स्थिति में, तब हम ये सारा डिस्कस करेंगे। अगर बात की जाएंगी जलवायु क्षेत्र के आधार पर, जलवायु क्षेत्र के आधार पर ये जो हमारा हिमाचल प्रदेश है ये बांटा गया है 5 भागों में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन एसपीपीएससी में पूछा गया था। पहला है हमारा आर्द्र समशीतोष्ण क्षेत्र या गीले उपोष्ण क्षेत्र। जो हमारे एरिया है आर्द्र समशीतोष्ण में हमारी चंबा, जोत और भरमौर। वैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग से लिखना चाहूँगा, इसके अलावा मैं हिंदी में ही लिखना चाहूँगा, बार बार ये मैं शायद रखता हूँ। पहला है हमारा जो गीले उपोष्ण उपोष्ण गीले उपोष्ण में हमारे मतलब कि आर्द्र भी हैं और उपोष्ण भी है। ये है हमारे पालमपुर, जोगिंदरनगर, डलहौजी और धर्मशाला। उसके बाद है हमारे नम उपोष्ण क्षेत्र, नम भी है और उपोष्ण भी है। इसमें कुल्लू शिमला ये लिखा जो गया है इसमें कुल्लू शिमला। और उसके बाद इसमें नम उपोष्ण में हमारा थोड़ा सा मंडी का भी कुछ भाग आता है। अगर बात करें हम शुष्क समशीतोष्ण क्षेत्र की, ये हमारे लाहौल स्पीति और किन्नौर का एरिया है। ये तो क्लियर है हमारा शुष्क एरिया, तो वही है। लाहौल स्पीति की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे कम वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर कुल। और उसके बाद अगर बात की जाए नम उप उष्ण कटिबंधीय, तो यहाँ पे इसमें हमारे पास है मंडी, नाहन, नालागढ़, नूरपुर का एरिया है थोड़ा सा। अगर बात की जाए पांचवा हमारा उप नम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसमें हमारे पास है ऊना, पांवटा साहिब और साथ ही साथ इसमें इंदौरा कांगड़ा का कुछ भाग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब हमारे पास जलवायु क्षेत्र की बात आएगी, क्लाइमेटिक जोन की आएगी, तो हमारा हिमाचल प्रदेश 5 भागों में बांटा है, जिसमें गीले उपोष्ण क्षेत्र, नम उपोष्ण, शुष्क उष्ण, नम उप उष्ण कटिबंधीय और उप नम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अगर प्रमुख हवाएं और मानसून के बारे में अगर बात की जाएगी, ग्रेविटी विंड्स की अगर बात करेंगे हम लोग, तो इसमें जो क्या होता है दिन में कई बार ना विभिन्न अंतराल में होने वाले तापमान परिवर्तन। कई बार क्या होता है दिन भी गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है। तो जो हवा का हमारा जो चलने का है कि हवा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र के लिए चलती है। अभी तो मैं ये इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। जब हम लोग मॉनसून विंड्स वगैरह जब पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे इसको डिस्कस करूँगा। मैं सीधा से यहाँ पे करूँगा कि हिमाचल प्रदेश में ग्रेविटी विंड्स हैं, जब पर्वत की ढलानों से नीचे की ओर चलती है हवा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा, जो पश्चिमी विक्षोभ, ये जो वैसे एक फिनोमिनन है भूमध्य सागर से जो हवाएं चलती है, ये यहाँ पे हमारे हिमाचल प्रदेश में क्या करती है, वर्षा करवाती है। अगर जेट धारा की बात की जाए तो ये ऊंचाई पर चलने वाली हवाएं हैं जो सबसे ऊंचाई में तेज चलती हैं। अगर बात की जाए ली वेव्स की, ली वेव्स एक बहुत तेज़ और शक्तिशाली हवाएं होती हैं जो बहुत अधिक कटान और नुकसान भी करती हैं। ये पर्वत के उस तरफ चलती है जहाँ वर्षा नहीं होती है। अगर साउथ वेस्टर्न मानसून की बात की जाए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिनोमिना ऑफ इंडियन मानसून, जो हमारी हवाएं चलती है दक्षिण पश्चिमी मानसून की, ये सबसे ज़्यादा वर्षा करती हैं भारतवर्ष में। और ये कैसे चलती है ये भी हम लोग पढ़ेंगे, मानसून वाले इसमें डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। उसके बाद बात आती है हमारे पास शीतकालीन मानसून की, विंटर मानसून की। शीत ऋतु में जो हवाएं हैं ये हमारे उत्तर पूर्व की व्यापार हवाओं की तरह होती हैं। फिर अब आता हूँ मैं एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं काफ़ी बार। प्रशासनिक इतिहास की अगर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था 15 अप्रैल 1928 को एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस। क्षेत्रफल था उस वक्त 27,169 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद 1951 में पार्ट सी का दर्जा मिला। 1956 में हिमाचल के जो बिलासपुर पार्ट सी दर्जा प्राप्त जो क्षेत्र था वो हिमाचल में मिला दिया गया। 1966 में पंजाब पुनर्गठन बना और कांगड़ा, कुल्लू और ऊना शिमला हिमाचल में जुड़े। और उसके बाद 1971 को उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसमें मैं बीच में थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें जब सेंसस की बात आएगी, ऑल्दो हम लोग सेंसस में से डिफरेंटली अलग से पढ़ेंगे। When we will talk about census, the exact ratio, all the facts will be discussed over there at the last topic.
लास्ट ईयर जब भी ये सीरीज़ में आएगा। लेकिन यहाँ मैं हल्का सा करता चलूँ, क्यों, जब हम लोग बार बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं, बार बार हम लोग किसी चीज़ को रिवाइज करते हैं, तो ये हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली चल पड़ती हैं। फिर ऐसे में क्या, अगर मैं आज यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ, थोड़ा सा आगे बता दूँ, थोड़ा सा आगे बता दूँ, फिर फाइनली जब हम क्यूमुलेट करके कोई डेटाज पढ़ते हैं तो हमारा जो रिकैपिचुलेशन हो जाता है, हम चेक कर लेते हैं कि हाँ हमने पहले भी पढ़ा था। सो अगर एरिया की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश का एरिया है 55,673 वर्ग किलोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर सबसे छोटे ज़िले की बात की जाए तो सबसे छोटा ज़िला हमीरपुर है, 2.1% है। सबसे बड़े ज़िले की बात की जाए तो लाहौल स्पीति है, 24.85 हैं। अगर पुराने हिमाचल के क्षेत्र की बात की जाए तो 48.4 था और 52.3% जनसंख्या रहती थी, और नए हिमाचल में 51.6% क्षेत्रफल था और 47.7% जनसंख्या रहती थी। इसके अलावा अगर बात की जाए, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हल्का सा 2-3 पॉइंट और मैंने चेक किए हैं जिसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर हम बात करें 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश बना तो यहाँ पर विधानसभा की सीटें थी 36। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न पूछेंगे। इसके बाद 1954 को क्या हुआ, जब बिलासपुर पार्ट से स्टेट मिलाया गया तो सीट्स की संख्या हो गई 41, लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या हो गई 47। उसके बाद बात आती है जब हम 1/1/1963, पहले मैं बात करना चाहूँगा 1 नवंबर 1957 की, जब हिमाचल प्रदेश को सेंट्रल के अधीन किया था। मुझे वर्ड नहीं आ रहा है कि जब 56 में जो पुनर्गठन एक्ट बनाया हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 7, इसके तहत क्या किया गया था, हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जब 1 नवंबर 1956 को दिया था, उसके बाद फिर से हमारे पास क्या था कि 1957 में हमारे क्षेत्रीय परिषद बनी थी जिसके अध्यक्ष ठाकुर करम सिंह जी को बनाया गया था। और उसके बाद 1963 में फिर से जो हमारी क्षेत्रीय परिषद थी उसको विधानसभा में बदल दिया गया। फिर जब 1/1/1963 एक मेरे डैश नहीं लग रहा है, इसमें बिंदु नहीं लग रहा, अगर बिंदु लगाना होता है तो नहीं लग रहा है, 1963 जब फिर से विधानसभा बनी तो वहाँ पर हमारे मेंबर्स की संख्या हो गई 43, जिसमें से 41 थे इलेक्टेड प्लस 2 थे नॉमिनेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉमिनेटेड के बारे में प्रश्न पूछा गया था कि कब हमारे पास 2 थे, कब हमारे पास 3 थे, तो इसकी हिस्ट्री में फिर से बता दूं। उसके बाद 1966 में 1966 में हमारी जो संख्या थी वो 56 थी टोटल, जिसमें से 101 इलेक्टेड प्लस 2 नॉमिनेटेड थे। और उसके बाद फिर से 1966 में ही फिर से हमारे क्या हुआ, 1966 में टोटल जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो कैलकुलेशन हुई ये हुई 63, जिसमें 60 थे इलेक्टेड प्लस 3 थे नॉमिनेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेटा मैंने कई 3-4 जगह से कलेक्ट किया है। वाई, बिकॉज इट वॉज द क्वेश्चन इन प्रीवियस ईयर्स HPPSC एग्जामिनेशंस। ऑल्दो अब मैं ये कहूँगा कि जब हम लोग स्टडी करते हैं, हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो हमने स्टडी करना ही करना है, बट उसके अलावा हमारे को कम से कम नॉलेज तो चाहिए अपने हिमाचल प्रदेश के बारे में। इसके लिए मैं बार बार इसको डिस्कस करना चाहता था कि मैं पूरा एक बार बता दूं कि क्या। और एक और जो एग्जांपल छूटा था मेरे से कि जब हमारा जो एक्ट पारित हुआ था दिल्ली में पूर्ण राज्य का हिमाचल के लिए, वो हुआ था 18 दिसंबर 1970 को, और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। So now I will move forward to the very very important topic, that is rivers in Himachal Pradesh.
हिमाचल प्रदेश की नदियाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहले मैं हिमाचल की नदियों के बारे में कहना चाहूँगा कि इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, या तो इनके पौराणिक नाम पूछे जाते हैं, वैदिक नाम पूछे जाते हैं, संस्कृत नाम पूछे जाते हैं। सतलुज के तो काफ़ी सारे नाम पूछे जाते हैं कि हेसिडस इसे किसने कहा था, जराड्रस इसे किसने कहा था। ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे, ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। ऐसे में मैं करना चाहता हूँ कि आपको बताना चाहूँगा कि जो नदियाँ हैं हिमाचल प्रदेश में, 5 मुख्य नदियाँ हैं, जिसमें चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना है। अगर चिनाब का मैं वैदिक नाम बताऊँ तो वैदिक नाम है असिकनी, और चंद्रभागा इसका संस्कृत नाम है। रावी पुरुषिनी वैदिक नाम है, इरावती संस्कृत नाम है। ब्यास अर्जिकिया वैदिक नाम है, और विपाशा संस्कृत नाम है। सतलुज शुतुद्री वैदिक नाम है, और शुतुद्रु संस्कृत नाम है। और यमुना का वैदिक नाम है कालिंदी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये शतुद्रु की जगह आपने कर देना है शतुद्रु। शायद इसको इसने रीड नहीं किया प्रॉपरली जब मैंने नोट्स सुनाए थे। मेरा हाथ भी नहीं रीड कर रहा है तो शतुद्रु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यमुना नदी तो अगेन इस बार इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी, क्योंकि हाल ही में हमारी जो उधर धराली में अभी नेचुरल कैलेमिटीज़ हुई, उतना जो उसमें मलबा आया था और सारा वो धराली गांव ही दब गया था। तो ऐसे में यमुना नदी के बारे में क्वेश्चंस अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री उत्तराखंड में है। ये खादर मांजरी में सिरमौर में मिलती हैं, और ताजेवाला में हिमाचल को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनका जो इस नदी का संबंध है सूर्य देवता से हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य देवता से इसका संबंध है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हिमाचल में ये इसमें सबसे छोटी नदी है, ये 22 किलोमीटर बहती है हिमाचल में, ये सबसे कम है इन 5 नदियों में। उसके बाद बात आती है हमारे पास इसकी सहायक नदियों की बात करें, टॉस, पब्बर, गिरी, बाटा, जलाल इसकी सहायक नदियां हैं। टॉस की बात की जाए तो ये यमुना की एक सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। देहरादून घाटी में कालसी नामक स्थान पर ये मिलती हैं। रूपिन सुपिन 2 जलधाराओं से मिलकर बनती हैं। उसके बाद हमारे पास आती है गिरी गंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गिरी गंगा की बात की जाए तो ये शिमला से हमारे जो जुब्बल नगर से ये कुपर चोटी से निकलती है, और सिरमौर को 2 भागों में बांटती हैं, सिसगिरी और ट्रांसगिरी में। जलाल की बात की जाए, ये गिरी की सहायक नदी है, ये घाटी श्रेणी से निकलती है। मार्कंडेय नदी है, ये क्यारदादुन घाटी से निकलती है। आंध्रा, और ये पब्बर की सहायक नदी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आंध्रा नदी भी, ये शिमला चिटगांव से निकलती है। आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट है 111 मेगावाट का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हमारे पास बाटा नाहन से निकलती है, और इसके बाद पटसारी, इट वाज आल्सो पार्ट ऑफ HPPS एग्जाम्स प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का ये पार्ट था भी कि पटसारी नदी किसकी सहायक नदी है, ये पब्बर की सहायक नदी है, और ये हिमाचल की पहाड़ियों में खड़ा पत्थर नामक स्थान से निकलती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आते हम सतलुज नदी पे। अगेन सतलुज नदी बड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी हैं। पौराणिक नाम हमने बता दिया शतुद्री, और संस्कृत नाम शतुद्रु था। ये जो कैलाश मानसरोवर के राक्षस ताल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उद्गम होता है इसके राक्षस ताल से, कैलाश पर्वत से। और उसके बाद तिब्बत में इसको बोलते हैं लोंगसेन खबया जगंती, और यूनानियों ने इसे हेसिड्रस अथवा जाराड्रस कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज अगेन द पार्ट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि पौराणिक नाम कई बार पूछे जाते हैं, और ऐसे में सतलुज के तो मैक्सिमम पूछे गए हैं, क्योंकि सतलुज के 3-4 है। अगर मैं बात करूं अदर रिवर्स की, इनके 2-2 नाम है, वैदिक नाम है और संस्कृत नाम है, और इवन सिर्फ यमुना का तो सिर्फ एक ही है वैदिक नाम कालिंदी। लेकिन सतलुज के नाम को याद रखने के लिए मैंने बता दिया कि ये सारे जो नाम है सतलुज नदी के थे। उसके बाद अगर सतलुज नदी शिवकीला से हिमाचल में प्रवेश करती है, और भाखड़ा से हिमाचल को छोड़ देती है। और इसके तट पर जो नगर है, इसमें नाम गया है कल्पा, रिकांगपिओ, रामपुर, सुन्नी।
सहायक नदियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सहायक नदियों में इसकी स्पीति नदी है, रोपा, ताइती, केशंग, नुलगांव, युला, बांगर, रूपी, बसपा, डूलिंग, शोलंग, थरोग, ग्याथंग आदि। आपको जो याद रखना है, याद रखने की बात की जाए तो एक तो स्पीति नदी बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो हमारे लाहौल स्पीति से आती हैं और हांगरंग घाटी का निर्माण करती है। अभी हम डिस्कस करेंगे हांगरंग घाटी आएगा आगे कि कहाँ पर ये हांगरंग घाटी मिलाती है, जब हम घाटियों के बारे में पढ़ेंगे। सतलुज घाटी है, सांगला घाटी है, उस वक्त आपको मैं बताऊंगा। अगर जैसे मैं हिमाचल का मैप यहाँ पे बनाऊं तो क्या आप, अगर मान लो ये दायरा मान के चलो हिमाचल का, तो यहाँ किन्नौर है, यहाँ लाहौल स्पीति है, यहाँ जैसे चंबा है, यहाँ जैसे हमारा इधर जैसे कुल्लू है, यहाँ जैसे हमारा शिमला, यहाँ सिरमौर, यहाँ सोलन, सोलन के बाद है यहाँ ऊपर है कुल्लू के साथ हमारा मंडी, फिर हो गया यहाँ पे हमारा बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कांगड़ा, ये है कांगड़ा हमारा 12। तो जैसे सतलुज नदी में मैंने बात की, यहाँ से आती है, स्पीति नदी आती है यहाँ से नीचे, यहाँ जैसे ये जो मिलती है जब, तो यहाँ ये हांगरंग घाटी बनाती है। अभी मैं डिस्कस करूँगा जब मैं मैप में डिस्कस करूँगा। ये तो मैंने ऐसे ही एक रफ सा स्केच बनाया था कि कम से कम हमारे माइंड में आ जाए कि ये क्या स्पीति और बसपा नदी, स्पीति नदी नॉट बसपा, सॉरी, स्पीति नदी की बात की थी। बसपा नदी है जो किन्नौर की बसपा पहाड़ी से निकलती है, कटसा बांधतू से सतलुज में मिलती है। स्पीति ये क्लियर है अभी जो कहा कि ये लाहौल स्पीति की कुंजम श्रेणी से निकलती है। तेबगो और कावजियान, तेगपो एंड कावजियान इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, और खाब में ये सतलुज से मिल जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात आती है हमारी नोगली खड्ड भी है जो रामपुर बुशैन में सतलुज में आती है। और उसके बाद है भावा, नोटी और मंडी की अमला बिमला खड्ड भी नोगली खड्ड की सहायक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आती है ब्यास नदी, अगेन इम्पॉर्टेंट। ब्यास नदी की बात की जाए तो ब्यास नदी का वैदिक नाम था ऋषिकेश, संस्कृत नाम था विपाशा, ये मैंने पहले ही कहा आपको। अगर इसके उद्गम स्थल की बात की जाए तो उद्गम इसका है रोहतांग दर्रे से, और रोहतांग दर्रे का पुराना नाम था भृगुतुंग। मैंने यहाँ लिखा नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि रोहतांग दर्रे का जो प्राचीन नाम था भृगु तुंग। इसमें ना अंक की मात्रा नहीं लगती है, जो ये मेरे हैंड से तो मैं अपने हाथों से तो लिखता हूँ। मुझे यहाँ से मैं ये कहना चाहूँगा कि लिखने का, जब मैं मेरी वॉइस आपको क्लियर है, जो बात मैं आपको प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, आप उस पर फोकस करें प्लीज़। आप लिखाई पे फोकस ना करें कि इनको तो लिखना ही नहीं आता है, क्योंकि मैं यहाँ पे फिर से ऐड करना चाहता हूँ कि जब हमने कोई चीज़ लर्न करनी है, हमने सिर्फ फोकस अपनी लर्निंग पे देना है। अगर हम लोग इस चीज़ पे फोकस करें कि सामने वाले को कुछ नहीं आता है, सामने वाला सही नहीं करवा रहा है, तो जो हम गेन करना चाहते हैं वो भी हम गेन नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं कहता हूँ कि गलतियाँ होती है, जो गलतियाँ होंगी उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें, लेकिन एक परसेप्शन ना बना ले। कई बार क्या होता है, हमारी परसेप्शन एक इंडिविजुअल के प्रति कुछ अलग निगेटिव हो जाती है, और जैसे ही हमारी वो निगेटिव परसेप्शन आती है तो फिर हम लोग पॉजिटिविटी नहीं ढूंढ पाते, और ऐसे में जो नॉलेज हमने गेन करनी है हम वो गेन नहीं कर पाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे बार बार अपना यूट्यूब के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को छोड़ दें। आप ये सोचें कि हम लोग यहाँ सीखने आए हैं, जितना हम यहाँ से सीख पाते हैं हम उतना ले लेंगे। हाँ, अगर ये सफिशिएंट नहीं हो तो डेफ़िनेटली हम बाय मीन्स, यहाँ पे तो कमी नहीं है अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। और मैं अपनी बात कहूँ, मेरा जो अपना मकसद है, मेरा मकसद है सिर्फ मैं क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करूँ। हाँ, अगर ये किसी एक इंडिविजुअल को भी अच्छा लगेगा तो डेफ़िनेटली इसका मेरे लिए बहुत फ़ायदा होगा। नाउ हम थे ब्यास नदी। ब्यास नदी जो भृगुतुंग की बात की मैंने, रोहतांग दर्रे से निकलती है। और इसके अगर बात की जाए तो इसकी जो सहायक नदियां हैं,
इसमें है पार्वती, मलाना, सुजोयन, फोजल, सोलंग, सोलन नहीं है ये सोलंग है, इसमें काफ़ी मिस्टेक हुई है इसकी, सोलंग है ये, सोलंग। आपने मेरी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, लिखने में अगर गलती होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। उसके बाद अगर इसकी सहायक नदियों में हो गया मनालसू नाला है, सुजोयन, फोजल, सरवरी, डेहर, हंसा, तीर्थन। धौलाधार पर्वत श्रेणी में जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, कांगड़ा में है आवन नदी। और उसके बाद अगर बात की जाए पार्वती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्वती नदी जो इसकी सहायक नदी है, इसके बारे में क्वेश्चन आया है कई बार। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्वती नदी किस झील से निकलती है, तो ये है मानतलाई। पार्वती नदी मानतलाई, 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 मानतलाई लेक से निकलती है। ये बार बार मैं इन चीज़ों को थोड़ा और फोकस करके डिस्कस करूँगा, क्योंकि जो पेपर में आने वाली चीज़ें उसको मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से एलाबोरेट करना चाहता हूँ। उसके बाद बात आती है तीर्थन की, ये मुख्य हिमालय में कुल्लू से निकलती है और लारजी में ये ब्यास में मिलती है। उसके बाद हमारे पास है लास्ट नहीं, अभी तो 2 नदियाँ हैं। चिनाब नदी, चिनाब नदी की बात की जाए तो चिनाब नदी हमारी लाहौल स्पीति में बहती है। बारालाचा दर्रे के विपरीत चंद्रा और भागा नदियाँ का संगम है, ये तांडी में मिलते हैं। कई बार क्वेश्चन आया है ये चिनाब नदी का, कई जगह कई बार क्वेश्चन आया है कि ये कहाँ पर मिलती है। ये मिलती है तांडी, तांडी में, और वहाँ से ही ये चंद्रभागा बनाती है। जल घनत्व की दृष्टि से ये हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लंबाई के हिसाब से बोले तो लंबाई के हिसाब से है सतलज, और अगर जल घनत्व के हिसाब से कहें तो जल घनत्व के हिसाब से चिनाब है सबसे बड़ी नदी। उसके बाद बात आती है हमारे पास रावी नदी की। रावी नदी हमारी कांगड़ा में बड़ा बंगाल से निकलती है और जम्मू कश्मीर तक जाती है ये चंबा से। अगर कांगड़ा के बड़ा बंगाल से निकलकर ये पीर पंजाल और धौलाधार श्रृंखला को अलग करते हुए एक खाड़ी के रूप में बहती है। इसे सिकंदर महान ने हाइड्रस्टर या रोडिस के नाम से बताया है। इसकी जो सहायक नदियाँ है भांदल, तंतगिरी, बेरा, स्यूल, बुधिल, तंदाह, साहो और चिरचिंदा नाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे 2 बातें और, ये एक इम्पोर्टेंट नदी है स्वां नदी, स्वां नदी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऊना में बहती है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए थे, क्योंकि इसको जो ऊना का शोक भी कहा जाता है, दुख की नदी कहा जाता है ऊना में से। लेकिन क्या हुआ, 2013 से हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वां नदी तटीकरण का एक मुहिम उठाई थी, जिसकी वजह से इसमें अब वो जो बाढ़ आती थी उसका खतरा नहीं रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अब हम लोग थोड़ा सा इसके महत्व के बारे में कहें कि नदियों का क्या महत्व है यहाँ पे हिमाचल में, नदियाँ सिंचाई की बात की जाए, जल विद्युत परियोजनाओं की बात की जाए और जलापूर्ति का प्रमुख स्रोत है ये। अगर बांध की बात की जाए तो प्रमुख जो भाखड़ा, पौंग, लारजी, नाथपा झाकड़ी और इस तरह से जो है सतलुज और ब्यास नदी को जो है ऊर्जा जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब निष्कर्ष तो अभी नहीं डिस्कस करूँगा मैं, अभी आऊँगा मैं अगले टॉपिक में, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड। मुझे लग रहा है ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं थोड़ा सा क्विक एक्शन में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलों की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में अनेक प्राकृतिक और मानव निर्मित झीलें पाई जाती है। ये झीलें धार्मिक, भौगोलिक और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात आएगी हमारी बिलासपुर की, अगर बात की जाए तो गोविंद सागर झील हमारी बिलासपुर में है, और ये सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी गुरुत्वाकर्षण बांध झील है, भाखड़ा बांध पर निर्मित है। इसे जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था इसे कि न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, नेहरू जी ने ये कहा था। ये हिमाचल प्रदेश में ये सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात आती है ये गढ़सरनी है, ये गडासरू झील है, गडासरू, गडासरू, ये गडासरू झील है हमारी। गडासरू झील हमारी चंबा जिले की चुराह तहसील में है और 3505 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
इसके पास काली माता जी का मंदिर भी है और गौरीकुंड भी यहीं पर स्थित है। उसके बाद बात आती है हमारी खजियार झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, कई बार इसमें एग्ज़ाम में पूछा गया है। खजियार झील हमारी चंबा जिले में स्थित है, इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पर खाजिया नाग जी का मंदिर भी है, खजियार नाग नहीं खाजिया नाग। और 7 जुलाई 1992 को स्विट्ज़रलैंड के एक दूत से, उनका नाम है विली पी ब्लेजर, इसने इसे छोटा स्विट्ज़रलैंड का नाम दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात आती है हमारी लामाडल झील, ये भी चंबा में स्थित है। ये 7 झीलों का समूह है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3900, वैसे 3962 है शायद, जो एग्जैक्ट है यहाँ पे, शायद ये एग्जैक्ट नहीं आ पाई है 3962 मीटर, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इनको हम एग्जैक्टली दोबारा मैं चेक करूँगा, फिर बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कि ये कितनी थी। फिर उससे अगली हमारी मणिमहेश झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भरमौर चंबा से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कैलाश पर्वत 5660 जो मीटर की ऊंचाई पर है, ये इसी के तल पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मणिमहेश यात्रा भी की जाती है। उसके बाद बात आती है हमारे पास पोंग बांध, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मानव निर्मित है हमारी पोंग डैम है हमारी कांगड़ा में ब्यास नदी पर स्थित है। ये 1960 में निर्मित है। इसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ एक और झीलें हैं, अभी शायद इसमें मेरे नोट्स में ये नहीं आई। हाँ जी, हाँ इसमें नहीं आई है, मैं यहाँ से थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। इसके बाद हमारे पास है चमेरा झील, ये भी चंबा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंबा के जो चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है, 3 अलग अलग मेगावाट के हिसाब से मैं बताऊँगा, 540, 300 और या 200 इस तरह के हैं। ये जब हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पढ़ेंगे तब हम क्लैरिटी के साथ इसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास महाकाली झील है, जो माँ काली को स्थित है, समर्पित है और चंबा के चुराह में है। फिर हमारे पास चंद्रकूप ताल है, ये भी चंबा में है। फिर हमारे पास डल झील है, ये ऊपर जो हमने डिस्कस किया था डल, वो लामा डल है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि डल झीलें 2 प्रकार की है। एक जो लामा डल है ये हमारी चंबा में है, लेकिन डल झील हमारी कांगड़ा में है, धर्मशाला के आसपास। और इसमें जन्माष्टमी से 15 दिन बाद यहाँ राधा अष्टमी का मेला लगता है। भागसू नाग झील भी धर्मशाला में ही स्थित है। उसके बाद बात की जाए हमारे पास, अगर पोंग डैम हमने पढ़ लिया था, पोंग डैम हमारे पास 1983 में वन्य जीव अभयारण्य भी घोषित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भरतपुर राजस्थान में जो लाल गर्दन वाला ग्रीब पाया जाता है, उसी तरह का लाल गर्दन वाला ग्रीब यहाँ हमारे पोंग बांध में पाया जाता है। करेरी झील, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन भी आया था, ये भी धर्मशाला में स्थित है। कुमारवां झील, ये मंडी में स्थित है। रिवाल्सर झील, ये भी मंडी में स्थित है। रिवाल्सर झील को तैरते हुए टापुओं की झील भी कहा जाता है। और इसमें जो है तीनों पंथों की, हमारे पास जो यहाँ पर 3 जो तरह के मंदिर है, हिंदू भी, सिख भी और बौद्ध भी, उनकी जो तीनों की पूजा की जाती है। उसके बाद बात आती है हमारे पास कुंतभ्योग झील, ये भी मंडी में है। कलासर झील मंडी में है। सुखसर झील मंडी में है। पंडो झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंडो झील हमारे पास मानव निर्मित है, 14 किलोमीटर है ये। उसके बाद पराशर झील, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मंडी से 30 किलोमीटर दूर है। ये तैरते टापुओं के लिए प्रसिद्ध है। भृगु झील रोहतांग दर्रे के पास है। सिरसल झील ये हमारे कुल्लू जलोड़ी दर्रे के पास है। मानतलाई झील जिसे पार्वती नदी का स्रोत है, ये हमारे कुल्लू जिले में है। चंद्रनाहन झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये भी क्वेश्चन आया था कि चंद्रनाहन झील है हमारी चांशल चोटी में, पब्बर नदी से निकलती है। तानू जुबर झील ये नारकंडा में है। कराली झील ये शिमला में है, छोटी शाली के पास। ये हिमाचल प्रदेश की गंदे पानी की झील है। नाको झील आ गई हमारे पास यहाँ पे, ये किन्नौर ज़िले में है और यहाँ के झील के पास मठ और बुद्ध प्रतिमाएँ हैं। रेणुका झील मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेणुका झील सिरमौर में है, नाहन से 45 किलोमीटर है ये। इनकी जो आकृति एक सोती हुई स्त्री की तरह है। और इसमें हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय रेणुका वार्षिक मेला लगता है। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात आती है हमारी सुकेती झील, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सिरमौर में। अब जो इसका अस्तित्व खत्म हो गया है। यहाँ पर हमारे शिवालिक जीवाश्म पार्क हैं। सूरजताल झील की बात की जाए, शायद सूरजताल नीचे आएगा इसमें। सूरजताल झील हमारे लाहौल स्पीति में है। इसमें
अल्टीट्यूड भी पूछा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बारालाचा दर्रे से निकलती है, बारालाचा दर्रा के पास है ये, और इसे लेक ऑफ सन भी कहा जाता है। चंद्रताल झील ये लाहौल स्पीति में 4680 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे लेक ऑफ मून के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमारे पास बची थोड़ी सी 1-2 झीलों के नाम और बचे हमारे पास। नीलकंठ झील लाहौल स्पीति में है, यूनांसू झील लाहौल स्पीति में है, दीपक ताल और विशाल ताल लाहौल स्पीति में है, ब्रह्मसर झील हमारी डोडरा क्वार और सांगला के बीच स्थित है। चंद्रताल झील की यदि बात की जाए तो जो हमारे यहाँ पे चाइनीज़ पिलग्रिम आए थे हावेनसेंग, इन्होंने इसे लोहित सरोवर के नाम से पुकारा है। अब हम बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश में पानी के स्रोत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ 3 प्रकार के पानी के मुख्य स्रोत है। कुछ सामान्य चश्मे हैं, कुछ खनिज युक्त हैं, कुछ गर्म पानी के चश्मे हैं। इसमें अगर बात की जाए जो हमारे साधारण चश्मे हैं, ये सीधे से की ज़मीन से पानी आ रहा है धरातल पर। अगर हमारी शुद्ध पानी के चश्मे के बारे में बात की जाए तो यहाँ कुछ इसमें खनिज लवण घुले हुए होते हैं। गर्म पानी के चश्मे की बात की जाए तो ये औषधीय गुणों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसका जो प्रमुख कारण है कि धरती के नीचे जो पिघला हुआ मैग्मा है, गर्म मैग्मा के संपर्क में आने से ये पानी भी गर्म हो जाता है। ये अम्लीय भी हो सकते हैं, क्षारीय भी हो सकते हैं, और इसमें खनिज कैल्शियम, सिलिका और सल्फर पाए जाते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तत्ता पानी, ये हमारा नेटिव प्लेस भी है मेरा ये। तत्ता पानी जो चश्मा है ये नालदेहरा से 29 किलोमीटर दूर है, सतलुज नदी के किनारे है। ये प्राकृतिक सल्फर के लिए इम्पोर्टेंट है। बात आती है फिर मणिकरण की। मणिकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मणिकरण चश्मा हमारा ये कुल्लू से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर पार्वती नदी के तट पर है। ये जो पानी है इसमें ना सल्फर है, ना इसमें बहुत तत्व है। इसमें पाया जाता है रेडियो एक्टिव पदार्थ, और ये इतना गर्म है कि भोजन को उबाल सकते हैं, खाना बना सकते हैं उबाल कर वहाँ पर हम, इतना। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ एक और झरने हैं, शायद ये पीपीटी में ऐड नहीं हो पाया, तो मैं इसके साथ ही इसको फिर क्लोज भी करना चाहूँगा, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, फिर इससे मुश्किल हो जाएगा। और 2-3 पेजेस के और नोट्स थे ये, अगर हो सकता है तो मैं इनको फिर नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा। फिर हमारा कसोल है, ये मणिकरण से 1 किलोमीटर दूर है, भुंतर हवाई अड्डे से 32 किलोमीटर दूर। खीर गंगा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुल्लू में है। विशिष्ट ये मनाली से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर 500 मीटर नीचे तुर्की शैली के स्नानाघर बनाए गए हैं। फिर उसके बाद हमारे पास शिमला ज़िला में है ज्यूरी, वहाँ पर भी गर्म पानी का चश्मा है, उन्नू नाले के दाएं तट पर। कांगड़ा की बात की जाए, कांगड़ा में भी बहुत सारे हैं। कोपरा अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ठंडे पानी का चश्मा है। ज्वालामुखी गर्म पानी का चश्मा है। लुनानी ठंडे पानी का चश्मा है। सलोल ठंडे पानी का चश्मा है। बैजनाथ के पास जो प्लम घाटी का एक चश्मा है। सुलह में एक ठंडे पानी का चश्मा है। उसके बाद अगर बात की जाए रहला झरना, अगेन इंपॉर्टेंट, ये मनाली के कुल्लू में है। सप्तधारा चंबा में, चंबा के पंचपूला में है। धानछो दर्रा चंबा में है। कालिका कुंड चंबा में ठंडे पानी का झरना है। चैडविक झरना हमारा शिमला में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट समर हिल में है। बागसूनाग झरना हमारा मैक्लोडगंज धर्मशाला में है, और जोगनी झरना हमारा मनाली में है। और फ्रेंड्स आई थिंक ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, और इसमें इतना फिर रिटेन करने में भी मुश्किल होता है, मुझे अपलोड करने में भी मुश्किल होता है। तो ऐसे में मैं चाहूँगा कि जो मेरे पास अब नेक्स्ट जो इसमें ज्योग्राफी का थोड़ा सा पार्ट बचा था 3-4-5 पेजेस का, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। मैनी थैंक्स टू लिसन दिस केयरफुली। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं क्वालिटी मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो कृपया आप इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल का सब्सक्राइब करें। Thank you. Thanks a lot.